दोस्तों, एक शादीशुदा इंसान किसी लड़की या औरत के प्यार में जब पड़ जाता है तो शुरू शुरू में तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है तो उसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर लेता है जिसके वजह से खुद की तो जिंदगियां बर्बाद होती ही है, इसके साथ साथ न जाने और कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसा ही है। तो आप सभी को नमस्कार। हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है मुंबई शहर की। मुंबई शहर का एक जगह पड़ता है नाला सोपारा, और इसी नाला सोपारा का रहने वाला है संतोष, जिसका उम्र है 32 साल। संतोष के पत्नी का नाम है मालती। संतोष के माता पिता के अलावा परिवार में और उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है अंजलि। इधर अंजलि का उम्र वो लगभग अभी 5 साल है। संतोष के पिता का नाम भालचंद है। वो मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं। भालचंद जो है अपने काम के सिलसिले में मुंबई आ जाते हैं और वहीं जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी के नीचे एक किराना का शॉप चलाते हैं। इधर संतोष जो है वो पढ़ा लिखा तो बहुत नहीं था, लेकिन वो खुद का अपना एक ऑटो रिक्शा चलाता है। वो अपने बेटी का जो है वो पढ़ा लिखा करके उसका भविष्य अच्छा बनाना चाहता था और वो अपने बेटी का लोकपाल पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा देता है। इधर बाप और बेटा दोनों काम करते हैं तो लगभग ठीक ठाक पैसा कमाते हैं और उनके परिवार में जो है किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन क्या होता है कि संतोष के घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 24 मार्च के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। इधर संतोष जो है वो हर रोज की तरह अपना ऑटो रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है और उसके पिता जो भालचंद है वो अपने किराना शॉप का दुकान चला रहे होते हैं और उसी दुकान के सामने उनकी पोती अंजलि जो है वो खेल रही होती है। खेलते वक्त ही अंजलि न जाने कहाँ गायब हो जाती है। इधर 1 घंटे का समय गुजर जाता है। जब अंजलि अपने घर नहीं जाती है तो उसकी माँ मालती जो है वो एकदम से परेशान हो जाती है। मालती फिर वो अपने पति संतोष के नंबर पर फोन लगाती है और संतोष को अपने घर बुलाती है। फिर संतोष अपने घर आता है और अपने बच्ची अंजलि को इधर उधर ढूंढता है। फिर वो अपने पिता के दुकान पर चला जाता है और दुकान पर भी अपने बच्ची को ढूंढता है और अपने पिता से भी पूछता है, पर अंजलि जो है वो कहीं नहीं दिखाई देती है। और भालचंद अपने बेटे को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी अभी तो बच्ची यहीं पर खेल रही थी, न जाने वो कहाँ चली गई। लगभग फिर बाप और बेटे 2 घंटे तक ढूंढते हैं, इसके बावजूद भी अंजलि का कहीं पता नहीं चलता है। फिर संतोष और भालचंद जो हैं वो नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपने बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और वहां पर पुलिस वाले संतोष और भालचंद से ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोग अपने घर चले जाइए, हम आप लोगों के बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर भालचंद अपने बेटे संतोष को लेकर के घर तो आ जाते हैं, लेकिन किसी भी परिवार को अब नींद नहीं आ रहा है रात में। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाता है, लेकिन अंजलि का कहीं पता नहीं चलता है। फिर संतोष जो है वो अपने बेटी अंजलि का फोटो लेता है और तमाम पेपर अखबारों में छपवा देता है और कुछ फोटो भी निकलवा लेता है और उसे दीवारों पर चिपकवा देता है। और पुलिस वाले जो हैं वो भी अंजलि का फोटो ले लेते हैं और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। इसके बावजूद भी अंजलि का कोई पता नहीं चलता है। फिर पुलिस वाले अब अंजलि को ढूंढने के लिए सबसे पहले संतोष के घर पर जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं है कि जो कि आपके बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो संतोष और उसके पिता भालचंद बताते हैं कि हमको किसी के ऊपर शक नहीं है। और फिर पुलिस वाले संतोष से कहते हैं कि कोई भी आदमी यदि आपके बेटी को अपहरण करके ले गया होगा तो वो फिरौती के लिए जरूर आपके पास फोन करेगा। और पुलिस परिवार वालों से ये भी कहती है कि यदि कोई फिरौती के लिए कॉल आती है आपके पास तो आप लोग उन लोगों से बहुत ही प्यार से बात करिएगा और पुलिस को जरूर इसकी सूचना दीजिएगा जब फोन करेंगे वो लोग। तो पुलिस को इसकी जरूर सूचना दीजिएगा। इतनी सी बात कह करके पुलिस जो है वहां से वापस चली जाती है।
इधर जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, 26 मार्च के आसपास पुलिस के पास एक सूचना जाती है गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन से। वहां की पुलिस जो है बताती है कि जिस लड़की की आप लोगों को तलाश है वो लड़की नवसारी रेलवे स्टेशन के बाथरूम में मिली है। दरअसल उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसके गले पर एक तेज धारदार हथियार से वार कर दिया गया है। इस तरह की सूचना जब नवसारी पुलिस मुंबई पुलिस को सुनाती है तो मुंबई पुलिस जो है वो तत्काल संतोष के घर पर जाती है और संतोष के परिवार वालों को लेकर के नवसारी रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। और जब नवसारी रेलवे स्टेशन के पुलिस वाले जो होते हैं वो संतोष को उसकी बेटी के डेड बॉडी को दिखाते हैं और संतोष अपने बेटी अंजलि को पहचान जाता है और वहां पर वो चीख चीख कर रोने लगता है। फिर मुंबई पुलिस अपने तमाम पेपर कागजात तैयार करते हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पुलिस जो है मुंबई आ जाती है और फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो 5 साल की बच्ची जो है वो नवसारी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर पहुंची कैसे और उसका हत्या किसने किया होगा। जब इस तमाम बातों को संतोष के आसपास पड़ोस के लोग जानते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और फिर पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी सामने आते हैं और वो गांव के और वहां के लोगों को आश्वासन देते हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसको हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। और पुलिस फिर उन लोगों को समझा बुझा करके शांत करती है और ये मामला जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो चुका था, इसलिए अब पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। फिर पुलिस इस कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले संतोष के घर जाती है और वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे अब उस कैमरे के फुटेज को खंगालने लगती है। इधर पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक कर रही होती है तो उसमें दिखता है कि अंजलि जो है एक महिला के साथ जा रही है, लेकिन उस महिला का पहचान कैसे हो सके। फिर पुलिस जो है उस फुटेज को लेकर के संतोष के घर आती है और संतोष को दिखाती है। फिर संतोष जो है उस महिला को देखते ही पहचान जाता है और एकदम सा चौंक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि सर ये महिला जो है यही नाला सोपाड़ा का ही रहने वाली है, इसका नाम अनीता बघोला है और इसकी उम्र जो है वो 28 साल है। फिर पुलिस जो है वो संतोष से अनीता के बारे में पूछने लगती है तो संतोष पुलिस वालों से बताता है सर हमारा अनीता के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। फिर पुलिस जो है वो संतोष से ही अनीता का एड्रेस लेती है और अनीता के घर चली जाती है। उस वक्त अनीता जो है वो अपने घर में ही मौजूद रहती है। फिर पुलिस जो है वो अनीता को गिरफ्तार करती है और लेकर के थाने में आ जाती है। फिर पुलिस अनीता से अंजलि के हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। अनीता भी बिना दबाव के सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। अनीता भले ही देखने में सांवली है लेकिन उसे जो कोई भी देखता है तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है और अनीता को पाना चाहता है। इधर अनीता जब सारी सच्चाई बताती है तो आखिरकार एक ऐसी सच्चाई निकल करके सामने आती है जिसे सुन करके संतोष के परिवार वालों के भी कान पर यकीन नहीं होता है। अनीता जो है मूल रूप से गुजरात की ही रहने वाली है, लेकिन वो मुंबई में अपने भाई और माता पिता के साथ में रह करके नाला सोपाड़ा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 7 साल पहले। अनीता जो है एक दिन अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है और वो नागिनदास पाड़ा बस स्टैंड में खड़ी रहती है और संतोष जो है वहीं पर अपना ऑटो रिक्शा चला रहा होता है और अनीता को अपने ऑटो में बैठाता है और अनीता के ऑफिस ले जा करके छोड़ देता है। अनीता को संतोष ऑफिस तो छोड़ देता है लेकिन संतोष जो है वो अनीता के खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है। इधर अब संतोष चाहे जहाँ कहीं भी रहता, चाहे वो घर रहता अपने, चाहे वो अपना ऑटो चला रहा होता, लेकिन अब संतोष के आंखों के सामने जो है वो अनीता का जो खूबसूरत चेहरा था वही हर हमेशा नजर आता है। अब संतोष चाहता था कि वो अपने आंखों से कब अनीता को एक बार देख ले और इसी के तलाश में अब संतोष जो है वो नागिनदास पाड़ा बस स्टैंड पर समय से पहले पहुंच जाता और जब अनीता वहां आती वो अपने ऑटो में बैठा करके अनीता को ऑफिस पहुंचाता। अनीता तो अपने ऑफिस चली जाती है लेकिन संतोष अनीता को जब देखा तो वो अनीता के तरफ देखता ही रह जाता है। कहीं न कहीं संतोष के आंखों के अंदर जो है वो अनीता की खूबसूरती बस जाती है।
इधर संतोष जो है वो अपने आप को तो भली भांति जान रहा होता है कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो अनीता को देखे बगैर अब नहीं रह पाता था। इसीलिए अब संतोष कहीं न कहीं अनीता को नागिनदास पाड़ा बस स्टैंड पर न आने से पहले संतोष वहां पर अपना ऑटो रिक्शा लेकर के पहुंच जाता और वहां पर अनीता का इंतजार करने लगता। जैसे ही अनीता आती थी तो संतोष अपने ऑटो में अनीता को बैठा करके उसके ऑफिस छोड़ता और ऑफिस से जो है वो बस स्टैंड छोड़ता है। इसी तरह से लगभग 4-5 दिन का समय गुजर जाता है। इसके बाद एक दिन संतोष जो है अनीता को अपने ऑटो में बैठा करके ऑफिस छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगता है। और बातचीत होते वक्त संतोष जो है अपना परिचय अनीता को देता है, लेकिन संतोष अनीता से झूठ बोल देता है और वो कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर उन दोनों का बातचीत चल ही रहा होता है कि उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और प्रेम प्रसंग भी हो जाता है। और अब जब भी उन दोनों के बीच में मौका मिलते तो वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। इधर अनीता और संतोष का प्रेम प्रसंग चल ही रहा होता है। इसके बारे में संतोष के घर वालों को किसी को मालूम नहीं चलता है, लेकिन अनीता के जो परिवार वाले होते हैं इसके बारे में जान जाते हैं। इधर अनीता जो है वो संतोष से अब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है और एक दिन अनीता संतोष से कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर संतोष भी इसके लिए राजी हो जाता है और वो भी कहता है कि ठीक है, शादी कर लेंगे। फिर शादी करने की जैसे ही दोनों बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहे होते हैं वो अब और ज़्यादा बनने लगते हैं। आखिरकार इसी दौरान अनीता जो है एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है और इसकी सूचना जो है वो संतोष को देती है। जब संतोष सुनता है कि अनीता प्रेग्नेंट हो गई है तो वो एकदम से चौंक जाता है और इसी बात को लेकर के अनीता अब कहीं न कहीं संतोष के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। लेकिन इधर संतोष जो है वो अनीता के सामने अपना कुछ मजबूरियों को रख देता है और अनीता से कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे तुम गिरा दो, उसके बाद से हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। और अनीता जो है वो संतोष के बातों में आकर के अपना गर्भपात करा लेती है और अपना बच्चा गिरा देती है। लेकिन इधर कुछ दिनों का समय गुजर जाता है, संतोष जो है वो अनीता से शादी नहीं करता है और फिर से अनीता जो है एक दिन गर्भवती हो जाती है और फिर से संतोष के ऊपर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। लेकिन इस बार भी संतोष अब अनीता से वही चालाकी से काम लेता है। इधर फिर से संतोष दोबारा से अनीता को समझा देता है और फिर दोबारा इस बच्चे को गिराने की बात कहता है और अनीता जो है वो संतोष के बातों में आ जाती है और आंख मूंद करके संतोष के ऊपर विश्वास करती थी, इसलिए दोबारा से भी अनीता इस बच्चे को गिरा देती है। और इधर देखते ही देखते है 6-7 साल का समय गुजर जाता है और संतोष जो है वो अनीता से शादी नहीं करता है। फिर अनीता के माता पिता जो होते हैं वो अनीता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके वो संतोष के साथ शादी कर लो। इधर अनीता जो है अब संतोष से बार बार शादी करने के लिए दबाव बनाती है, लेकिन संतोष चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता पाता है। आखिरकार एक दिन संतोष अनीता से अपनी सच्चाई बताने के लिए अनीता को बाहर बुलाता है और अनीता जो है वो बाहर चली जाती है और फिर संतोष जो है वो अनीता को अच्छे जगह शॉपिंग कराता है और शॉपिंग कराते ही समय अनीता से संतोष जो है वो अपनी सच्चाई बता देता है कि ऑलरेडी हम शादीशुदा ही नहीं हैं बल्कि हमारी एक बेटी भी है। जब अनीता इस बात को सुनती है तो अनीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और संतोष अनीता से कहता है कि दरअसल हमारी शादी जो है वो बचपन में ही गांव में हो चुकी है, इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। यदि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो तुम हमारे साथ रहो और सारा खर्चा जो है तुम्हारा हम वो उठाएंगे। अनीता जो है वो संतोष के बातों को मूर्ति बन करके एकदम से सुनती ही रहती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। और इधर अनीता को अब समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। फिर इस तरह की बात कह करके संतोष जो है वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और अनीता को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि जिस तरह से इन्होंने हमको तड़पाया है इसी तरह से हम इसको तड़पाएंगे। अनीता अपने मन में संतोष से बदला लेने के लिए ठान लेती है। इसके बाद से अनीता के दिमाग में एक ऐसी आइडिया क्रिएट होती है और अनीता अपने मन ही मन विचार कर लेती है कि संतोष की जो बच्ची अंजलि है उसको हम इस दुनिया से हटा देंगे।
तब संतोष को मालूम चलेगा कि आखिरकार औलाद का दर्द होता क्या है। उन्होंने हमारे साथ बहुत खिलवाड़ किया है, हमारे 2 बच्चों को नष्ट किया है। और फिर अनीता जो है वो संतोष के घर तरफ आने जाने लगती है और वहाँ मौके के तलाश में रहती है कि कब उसकी बेटी अंजलि जो है वो हमको मिले रोड के तरफ। आखिरकार एक दिन अंजलि 24 मार्च को अपने दादा के दुकान पर खेल ही रही होती है कि अंजलि वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने साथ में अंजलि कुछ मिठाइयाँ भी लेकर के जाती है। और जैसे ही अंजलि को देखती है अनीता अपने पास से चॉकलेट निकालती है और उस चॉकलेट को देख करके अंजलि जो है अनीता के पास आ जाती है। फिर अंजलि को अनीता लेकर के पास के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर ट्रेन पकड़ करके वो गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पर लेकर के पहुंच जाती है। और उसके बाद से अनीता जो है अंजलि को लेकर के एक बाथरूम में चली जाती है और उसी बाथरूम में ले जा करके अनीता अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालती है और अंजलि के गले पर चला देती है, जिसके बाद से अंजलि की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अनीता जो है उस बाथरूम से निकलती है और सीधी ट्रेन पकड़ती है और अपने घर आ जाती है। और अनीता को लगता है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन जब अनीता अंजलि को चॉकलेट दे करके उस दुकान पर से ले गई थी तो वो दृश्य जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। उसी के जरिए जो है पुलिस अनीता तक पहुंची और जब इस तरह की पूरी सच्चाई अनीता पुलिस वालों को बताती है, अनीता के ही बयान पर पुलिस अनीता को गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और वहां से अनीता को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति।